आदमी मशीनी युग में जी रहा है और उसका जीवन, उसको ऐसा लगता है कि जीवन का सुख आर्थिक संपन्नता और सुख सुविधाओं से प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं है। हम सब तनाव में हैं। बहुत साल पहले मैंने एक संकलन से पढ़ा था, कादम्बनी में पढ़ा था कि हमारे संबंध आजकल तनावपूर्ण क्यों हैं, उसके पीछे स्वार्थता है। और उसमें कादम्बनी में लिखा था कि वक्त कितना भारी है, वक्त कितना भारी है, परिचित गर्दनें हैं और परिचित आर्य है। आदमी एक दूसरे को काटने पे उतारू है। मक्तल में वो आते हैं खंजर बदल बदल कर, यारों में कहाँ से लाओ गर्दन बदल। बम्बई के एक साहित्यकार हैं, आप देखकर प्रसन्न हो सकते हैं। और हमें मित्रों से या विद्वानों से जब मिलते हैं तो हमारे मानस पलस पर एक छाप लंबे समय तक रहती है। तो बम्बई के एक साहित्यकार हैं, उन्होंने एक पत्रिका में लिखा था, काट लेंगे जिंदगी देखकर हम आपको, काट लेंगे जिंदगी देखकर हम आपको, आपको नज़रों में भर लें, थोड़ा सा रुकिए जरा। काट लेंगे जिंदगी देखकर हम आपको, आपको नज़रों में भर लें, थोड़ा सा रुकिए जरा। क्या बात। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ परेशानी जुड़ी है, दुख जुड़ा है। और ये प्रारब्ध भोग कहे या जो भी कहे समस्या, उसमें हमारे एक साहित्यकार ने लिखा कि अपना लिया है दर्द को इस कदर मैंने, अपना लिया है दर्द को इस कदर मैंने, दर्द होता है मुझे दर्द ना होने से। जैसे कि दर्द का दवा हो जाना, ऐसा गालिब भी झलक रहे हैं इसमें तो। हम तो एक साहित्यकार होने के नाते हम हमेशा दुआएं करते हैं। और मेरी अपनी रचना है, या इलाही खुश रखना इन्हें चांद रहने तक, या इलाही खुश रखना इन्हें चांद रहने तक, गर्द से वक्त इनका हमें देना। कंपनी की उसी अंक में एक और चीज पड़ी थी कि तुम मिट्टी में मिलाकर भूल गए, तुम मुझे मिट्टी में मिलाकर भूल गए, अंकुर यहीं से निकलेगा। क्या बात है कि खुद को मिटा दे अगर कुछ मर्तबा पाना चाहे, कि खाक में मिलकर ही दाना गुले गुलजार होता है, उसी तर्क पर था ये। तो मुझे आदम गोंडवी का भी एक शेर याद आ रहा है कि मेरे नज़मों में मशीनी दौर का एहसास है और भूख के शोलों में जलती कौम का इतिहास है, खोखले नारों की शबनम से वो बुझ पाएंगे क्या, वो कि जिसके ओठों पर सदियों की प्यास है। तो ये जुमलेबाजी का जो ज़माना है आज हम देख रहे हैं, तो आज का ये जो दौर है। एक और मेरी रचना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि सब धर्मों को लग गई लगभग पूरी जंग, सब धर्मों को लग गई लगभग पूरी जंग, बिन बदबू कब तक चलें इंसानों के संग। क्या बात। अभी जहाँ तक सवाल है कि नारी प्रताड़ना, नारी पर अत्याचार, उसके ऊपर मेरी अपनी रचना इस तरह से है कि मर्द मुए सब एक हैं, नारी के बहुरूप, माँ बहन स्त्री पुत्री, तो मर्द मुए सब एक हैं, नारी के बहुरूप, नृत्य प्रताड़ित कर रहा नर होवे या भूप। बिल्कुल ये भयानक वास्तव है। एक चुनाव पर मेरी एक रचना सुने कि भ्रष्टाचार की भैरवी, भ्रष्टाचार की भैरवी और अनीति राग, भ्रष्टाचार की भैरवी और अनीति राग, सत्ता के सुरताल से
हे मतदाता जाग, क्या बात। भ्रष्टाचार की भैरवी और अनीति राग और सत्ता के सुरताल से हे मतदाता अब जाग। ये मतदाताओं के लिए एक संदेश। वाकई मतदाता जागरूक हो जाए और उनको पता चले कि जमहूरियत में जो लोग होते हैं वही सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होते हैं, तो और नेता भी अपने कारनामों से बाज नहीं आते। उसके लिए मैंने लिखा है कि कर देता मैं कत्ल तुम्हारा, कर देता मैं कत्ल तुम्हारा लेकिन मेरी मजबूरी है। कर देता मैं कत्ल तुम्हारा लेकिन मेरी मजबूरी है, और चाहिए मुझको वोट भूमि से, यही मेरी कमजोरी है। धन्यवाद। आदम गोल्डवी साहब का भी एक शेर है ऐसे कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, और रामराज पधारा है विधायक निवास में। तो इस तरह से मैं अक्सर आम आदमी की कविता उठाता हूँ, सड़क से लेता हूँ और आम आदमी के लिए लिखता हूँ, और छोटी छोटी 4 लाइनों में अपनी बात रखता रहा हूँ, और यही सब मेरा काम है। बिल्कुल। कोई स्थापित साहित्यकार नहीं। आपने सड़क की याद दिलाई तो मुझे भी सड़क से संसद तक याद आ गई धूमिल जी की, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है ना जो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, खाली वो रोटी से खेलता है। तो यही दल्ले लोग आज हम पे राज कर रहे हैं। और आपका जो अनूठा कार्य है, जो कि आप लोकगीत, संगीत और दोहों के माध्यम से और प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से भी आपका कार्य जो है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या करें सर, मैं तो जो है थोड़ा सा जो है गंभीर स्वभाव से नहीं लिखता, और मैं तो सीधा ये भी है कि मैंने एक जगह कहीं लिखा है कि हिजड़े सारे हंस रहे, हिजड़े सारे हंस रहे और ताली पीटे जनता। हिजड़े सारे हंस रहे और ताली पीटे जनता, और सत्ता सौतन मौज उड़ाती, कष्ट कोई नहीं सुनता। बिल्कुल बिल्कुल। जितने हराम खोर पे कुर्बो जवार पे प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। यही बात आज हो रहा है। तो इस तरह की जो है छोटी मोटी अपन बात करते हैं। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, गांव को बिलोंग करता हूँ और गांव की पीड़ा को समझता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे बुंदेली की खास विशेषता आप क्या कहोगे? आप बुंदेली लोकगीतों के अभ्यासक भी है और खुद भी लोकगीत लिखते हैं बुंदेली में, तो विशेषता आप क्या कहोगे उसके? थोड़ी सी तारीख, इतिहास और ये है। बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश के गुना से शुरू होता है, और काफी साहित्यकार भी है, शिवपुरी में भी है, गुना में भी है, सतना भी है, सतना, रीवा। और आपका जो सम्मेलन है अभी वो अनूपपुर में होने जा रहा है, वो बुंदेलखंड के कॉर्नर पर है। तो बघेलखंड बुंदेलखंड की जो भाषा है, उसका 2 तरह का काम है और 2 तरह की भावनाओं को लेकर चलता है। बुंदेलखंड में जो खड़ी बोली है, एक तो ये है कि बुंदेलखंड का जो आदमी है वो जो बात करता है स्पष्ट बात करता है, सटीक बात करता है। तो बुंदेली जो जवान है ये सबसे ज़्यादा करीबी उर्दू है उसके की नहीं? बुंदेलखंड की जो खड़ी बोली है उसमें आपको उर्दू का मिश्रण मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की कुछ जो है ब्रज के शब्दों का प्रभाव है। क्योंकि मध्य प्रदेश मुरैना से आगे उत्तर प्रदेश लग जाता है, और इसके राजस्थान का भी उसमें कुछ पुट है। तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है और उत्तर प्रदेश के शब्दों का पुट है। चूँकि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ मेरठ वगैरह का है, तो दिल्ली की तरफ से जो उर्दू का प्रभाव उसमें मिलता है। बाकी जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ के अपने खुद के जो शब्द हैं, उस पर अभी शोध की आवश्यकता है। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि चटका या लीपा पोती, ये जो शब्द हैं, हल, बखर, तो ये ऐसे शब्द हैं जिस पर काम होना चाहिए, और उनके लिए वो एक क्षेत्रीय भाषा